Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is April 2020 Wednesday. So let's start with business standard analysis, and this analysis is suitable for business and management student, NET JRF aspirants, banking job aspirants, civil services aspirants, faculties and teacher of different disciplines. So in today's discussion we are going to cover these articles. So let's start and look into the first article. Brent price crash adds to turmoil. क्या है ये न्यूज़? This news is all about the oil price crashes in international market. The historic fall of the US benchmark West Texas Intermediate crude oil future for May टू -$37 अ बैरल। जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे, WTI जो इंडेक्स है उसमें वो -37 बैरल पर चले गए हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस समय कोविड-19 की वजह से बहुत सारी इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पर इकोनॉमिक लॉकडाउन है, और उस इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी जो प्रोडक्शन फर्म्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन फर्म्स हैं, एविएशन इंडस्ट्री है, वो सब क्लोज डाउन चले, जिसकी वजह से ऑयल के जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत फॉल हो गए। फॉल क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड कम हो गई बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इशू। जितने हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, एविएशन हो गया या प्रोडक्शन फर्म्स हो गई, ये सारे क्लोज डाउन है। यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इनका बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहा, तो इनको ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। जब ऑयल की ज़रूरत नहीं है तो सप्लाई सडनली बढ़ गई और डिमांड गिर गई, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो सडनली क्रैश कर गए और -$37 बैरल तक पहुँच गए। और क्रैश इन द ऑयल प्रोसेस सडनली क्रिएट द पैनिक इन द ऑयल एंड द फाइनेंशियल मार्केट एज वेल। शेयर मार्केट्स भी बहुत लिंक करता है। ऑयल कमोडिटी है शेयर मार्केट में जिसकी ट्रेडिंग होती है, और वो भी उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई, जिसमें सेल ऑफ देखा गया स्टॉक मार्केट में बिकॉज ऑफ दिस fall in the oil prices. On Tuesday, the widely accepted benchmark Brent crude plunged more than 20% to below $20 बैरल। और जितने भी अदर इंडाइसेस थे उनमें भी बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। और अगर इवन आप इस बात को देखें कि -$37 कैसे हो गया, तो in this sense we can take the interpretation as that the producer or the companies who are producing the crude oil is now giving incentives to the buyer to take off their oils, right? So in this context it is expected that दुबई और ओमान का भी जो इंडेक्स है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी फॉल। ऑल्दो इंडिया के टोटल, इंडिया इज़ इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, हमारा जो मेजर पार्ट है क्रूड ऑयल का वो इम्पोर्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि वी आर नॉट द ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री। हमारे यहाँ ऑयल के बहुत ज़्यादा रिजर्वर्स नहीं है, तो हम मैक्सिमम अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट जो होती है वो इंटरनेशनल मार्केट से खरीद करके पूरी करते हैं। तो वह क्या है, 80% जो ऑयल नीड्स है वो हमारी ऑयल नीड्स है वो इसी बेंचमार्क से रिलेटेड है, और 75% दुबई ओमान से रिलेटेड है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें भी आगे आने वाले टाइम में फॉल आएगा, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। ग्लोबल डिमांड फॉर क्रूड ऑयल वॉज ऑलरेडी डिक्लाइनिंग बिकॉज of the economic slowdown, but lockdown across the world due to the COVID-19 pandemic worsened this situation. Even इस लॉकडाउन से पहले भी क्रूड ऑयल की बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमीज़ थी वो स्लो डाउन चले थे। उसमें इंडियन इकोनॉमी भी थी। आपके से मैंने पहले डिस्कशन में कई बार डिस्कस किया है कि इकोनॉमिक लॉकडाउन से पहले भी हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं थी, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर तो बहुत ही फॉल में गया था उस ड्यूरेशन में। और जो इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि और डिमांड प्लंज कर गई और ऑयल के प्राइसेस सडनली क्रैश कर गए। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ग्लोबल ऑयल डिमांड विल प्लंज बाय अ रिकॉर्ड 9 मिलियन बैरल्स पर डे ऑन एवरेज इन 2020। इतना ज़्यादा प्लंज देखने को मिला, 9 मिलियन बैरल्स पर डे, इरेजिंग ऑलमोस्ट अ डिकेड वर्थ ऑफ ग्रोथ, जिसने पूरा 10 साल की जो ग्रोथ है उसको पूरा ख़त्म कर दिया। इतना नुकसान हुआ है। अप्रैल इज़ एक्सपेक्टेड टू बी द ब्लीकेस्ट मंथ फॉर द इंडस्ट्री विद द डिमांड सेट टू बी प्लम्प्ड बाय 29 मिलियन बैरल अ डे कंपेयर्ड विद द सेम लास्ट मंथ ईयर। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है और इसका मैंडेट क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है, कब फॉर्म हुई थी, ये सब।
This weak fall in the prices comes despite OPEC plus agreeing to reduce the oil production by 9.7 MBPD for a May and June. जो OPEC कंट्रीज थे और जो OPEC प्लस कंट्रीज थे उन्होंने भी सप्लाई को रिड्यूस करने की या प्रोडक्शन को रिड्यूस करने की कोशिश करी कि भाई अगर जब डिमांड नहीं तो प्रोडक्शन रिड्यूस करते हैं, जिससे कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइजेज हैं वो मेंटेन रहें, स्टेबल रहें, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन उनमें देखने को ना मिले. बट इन स्पाइट ऑफ दैट उनके जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करने के बाद भी हमने आज कल की इसमें इंडाइसेस में इतना ज़्यादा फॉल देखा है. द ग्रुपिंग ग्रेजुअली प्लान्स टू ईज द कर्व टू 7.7 MBPD बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर 2020 एंड टू 5.8 MBP टिल अप्रैल 2020 टू स्टेबलाइज द प्राइसेस. और इस बात को ध्यान में रखते हुए ओपेक प्लस जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने आगे भी ध्यान दिया कि कितना कितना उन्हें रिडक्शन करना है. अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई की भी ज़रूरत नहीं है. तो अगर जब तक अगर डिमांड के बाद भी सप्लाई बनी रहेगी तो किसी भी कमोडिटी के प्राइस जो है वो सडनली फॉल कर जाते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए जो ओपेक नेशन है उन्होंने कहा है वो आगे आने वाले टाइम में भी अपनी जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेंगे ताकि ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में मेंटेन रहें. और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं देख रहे हैं. हाउएवर इन केस ऑफ इंडिया थिंग्स में बी डिफरेंट. बहुत सारे जो इकोनॉमिक वेटरन्स हैं, जो मार्केट पंडित हैं, वो कह रहे हैं इंडिया में वी शेप ग्रोथ होगी, क्योंकि इंडिया का जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है दैट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया. तो जब भी लॉकडाउन ओपन होगा या हम इस सिचुएशन से निकल पाएंगे या वैक्सीन बन जाएगी तो इंडिया में सडनली वी शेप ग्रोथ स्टार्ट होगी. और कुछ इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि नहीं, ग्रोथ विल टेक टाइम और इवन ईयर्स टू बी ऑन अ नॉर्मल पाथ. ओके. और इसी से रिलेटेड और बहुत सारी न्यूज़ थी जिसको हमने इकट्ठे कवर कर दिया है. इसी न्यूज़ में कवर करने की कोशिश करी क्योंकि बहुत सारे आज के पूरे बिजनेस स्टैंडर्ड में ऑयल प्राइसेस के जो क्रैश हुआ उसको लेकर के बहुत सारी न्यूज़ आई हैं. तो अगर आप इस इंडाइसेस को देखें तो ये बहुत ज़्यादा फॉल कल आपको देखने को मिला है क्रूड ऑयल में. इंडाइसेस टम्बल एज ऑयल क्रैश रैटल मार्केट, और जिससे हमारे शेयर मार्केट पर भी फ़र्क पड़ा है और बहुत ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिला है. इस सारे सेल ऑफ और ऑयल प्राइस जो क्रैश हुआ है इसकी वजह से जो RIL और गेल की जो इन होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है शेल इंडस्ट्रीज़ में अमेरिका में, उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है. जब ऑयल की डिमांड नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में शेल गैस की भी डिमांड है. शेल गैस इज वी कैन से वर्क एज अ रिप्लेसमेंट. नेचुरल गैस, शेल गैस रिप्लेसमेंट की तरह काम करते हैं क्रूड ऑयल के. तो इनके शेयर्स पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है क्योंकि उसके शेयर भी गिर रहे हैं. आज के टाइम में किसी फ्यूल की ज़रूरत नहीं क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लॉकडाउन में हैं. तो ये सारी न्यूज़ भी इसी चीज़ में कवर करी गई है. इसमें अगर देखें ऑयल फर्म्स फ्लोट प्रोडक्ट ऑन अ सी एज डिमांड स्लिप. और इंडिया में और बहुत ऐसी जो कंपनी जो इस अभी भी ऑयल प्रोडक्शन कर रही हैं, जिन्होंने कर लिया है, उन्होंने अब क्या किया क्योंकि डिमांड स्लिप कर गई है. ठीक है, इंडिया में भी रिजर्वॉयर्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं. तो अब क्या किया है इन्होंने, जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस ऑयल है उसको सी में एक बैरल्स में भर करके फ्लोट करके रख दिया है, स्टोर कर दिया. सी पे स्टार्ट कर दिया है उसको स्टोर करना, क्योंकि उसकी जब सेलिंग है ही नहीं, डिमांड है ही नहीं, तो उसको कहाँ रखा. जब एंड इन्वेंट्री, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं वो ये भी जानते हैं कि इन्वेंट्री एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है प्रोडक्शन में. ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, इसको बैरल बना करके इसको बैरल में भर के सी पर स्टोर किया जा रहा है. और ऐसा हिस्ट्री में कई और बार भी हो चुका है जबकि लो डिमांड रही है और जिसकी वजह से ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो फॉल हुए हैं. तो स्केयर स्टोरेज भी इसी चीज़ के लिए डिपेंड, क्योंकि इंडिया में या अदर कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा ऑयल के रिजर्वॉयर्स को स्टोर कर, बहुत ऐसे रिजर्वॉयर्स नहीं है कि बहुत अमाउंट में या मिलियन बैरल्स में स्टोर किया जा सके अगर हम स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स को छोड़ दें. तो अब क्या है, तो बैरल से भर भर के सी पर पे उसको फ्लोट कर दिया गया ताकि जब डिमांड आएगी देन दे विल यूज़ इट. अब यहाँ पर दो कंसेप्ट आए हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और ओपेक प्लस. तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आप मुझे बताएंगे और ओपेक प्लस मैं आपको यहाँ बता रही हूँ. ओपेक प्लस क्या होता है? ओपेक प्लस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस. ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं बहुत सारे अदर कंट्री, अरबेजान, बहरीन, बुरैन और ये सब, मलेशिया और मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुदान, ये सब आते हैं. ठीक है, एक्चुअली था क्या, 1960 में जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ थे लाइक इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, इन्होंने क्या कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया
ऑयल मार्केट के ऑयल के जो प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबल करने के लिए, ठीक है। और स्टेबल करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर हम साथ में ग्रुप बना लेते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू सप्लाई को मैनेज करेंगे, जिससे कि ऑयल प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। क्योंकि ये जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं अगर आप देखेंगे इनके, तो इनका जो मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमी पूरी इनकी ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंड है, ठीक है। इनका मेजर पोर्शन, अगर ऑयल की डिमांड या सप्लाई डिमांड में कोई फ़र्क पड़ता है तो इनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए इन लोगों ने ग्रुप बनाए थे सारे कंट्रीज़ ने आपस में मिल करके, और ये कहा था कि दे विल मैनेज द सप्लाई ऑफ ऑयल इन एन एफर्ट टू सेट द प्राइस ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट में जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो मेंटेन रहें, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें। फ्लक्चुएट मीन्स ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाए या बहुत ज़्यादा लो हो जाए, जिससे कि जो प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं उनको भी फ़ायदा हो और जो परचेजिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि हम मिल करके सडनली सप्लाई को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दें कि जो प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ जाएँ, और जो परचेजिंग कंट्रीज़ हैं, जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जैसे लाइक इंडिया, ठीक है, तो उनको बहुत नुकसान हो। तो इस ड्यूरेशन में ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बना था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वेना, ऑस्ट्रिया में है। ओपेक मेंबरशिप इज ओपन टू एनी कंट्री दैट इज सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, हु सो एवर वांट्स टू बी द मेंबर ऑफ ओपेक कंट्री बन सकता है, बट प्रोवाइडेड दैट वो ऑयल का एक्सपोर्टर हो। इसके बाद क्या हुआ, इन सारे जो ओपेक नेशंस थे इन्होंने कई टाइम तक इन्हीं मोनोपोली स्टैब्लिश करी, और जब ये चाहते थे तब प्राइस बढ़ा देते थे, जब चाहते थे सप्लाई कम कर देते थे, जब चाहते थे सप्लाई बढ़ा देते थे। जैसे इनके हाथ में बहुत कंट्रोल हो गया ऑयल प्राइसेस का। तो क्या हुआ, बहुत अदर नेशंस, इन्होंने बाद में देखा कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ सामने आए ऑयल एक्सपोर्टर के रूप में, जिन्होंने इनके जो प्राइस सप्लाई और रिस्ट्रिक्शंस और डिमांड और प्राइस रिस्ट्रिक्शन को नहीं फॉलो किया। जब ओपेक कंट्री सप्लाई गिराते थे तो ये अदर कंट्रीज जस्ट लाइक रशिया ये सप्लाई बढ़ा देते थे, ठीक है, ताकि इनकी तरफ इनका बिजनेस भी बढ़े और ऑयल के प्राइसेस मेंटेन रहें, ठीक है। मतलब इनमें कॉन्ट्रडिक्शन होने लगा। तो ओपेक नेशन ने क्या किया कि ऐसा ग्रुपिंग बनाई जिसको बोला गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस। इसमें इन्होंने अदर कंट्रीज़ को भी इन्वॉल्व किया, जिसमें बहरीन हो गए, कजाकिस्तान हो गया, मलेशिया हो गया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान, ये सब इंक्लूड किए जो कि एक्चुअली एक्सपोर्टर थे ऑयल के और ओपेक नेशन में इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। तो इनको भी ओपेक नेशन में एज अ ओपेक प्लस इन्वॉल्व किया गया और कहा गया कि जब भी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करने का डिसीजन लिया जाएगा या ऑयल प्राइसेस को मेंटेन करने का डिसीजन लिया जाएगा तो इनसे भी डिस्कशन किया जाएगा, इनको भी मीटिंग में लिया जाएगा, ताकि इन दोनों तरह के नेशंस में कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 2, एयरलाइन डिसमिस द प्रपोजल्स टू लीव मिडल सीट्स वैकेंट। जैसे कि हम सभी को पता है कि इस समय एविएशन इंडस्ट्री बिल्कुल शटडाउन चल रही है। कोई भी पैसेंजर, कोई भी एविएशन, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल फ्लाइट हो, नहीं ऑपरेट कर रही। तो गवर्नमेंट ने अभी 3 मई के बाद इस चीज़ के साथ प्रोजेक्शंस हैं कि एविएशन इंडस्ट्री को विथ मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस और विथ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑपरेशनल कर दिया जाए। तो इसी ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी थी इन ऑर्डर टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। गवर्नमेंट ने ये कहा कि पहले तो आपको सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है, दूसरा जो मिडिल सीट होगी, जो इकोनॉमिक क्लास में जो मिडिल सीट होती है उसको वैकेंट रखना है। तो इस ड्यूरेशन में जितनी भी एविएशन जो कंपनीज थी उन्होंने गवर्नमेंट की इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक मिडिल सीट को वैकेंट करना इज़ नॉट इफेक्टिव, उससे कोई भी सेफ्टी पैसेंजर की इंश्योर नहीं होती। रादर देन वी शुड गो फॉर यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक सूट्स, ग्लव्स, मास्क फॉर द फ्लायर्स एंड द क्रू मेंबर्स। इसके उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ बढ़ाएं और अपने पैसेंजर्स को भी यही डायरेक्शंस दें कि वो मास्क पहन करके या ग्लव्स पहन करके फ्लाइट में आएँ। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो मिडिल सीट को खाली छोड़ते हैं तो इट कुड वर्सन द इकोनॉमीज़ ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री, क्योंकि जो कि ऑलरेडी हिट हैं इकोनॉमिक मेल्टडाउन या लॉकडाउन की वजह से। और अगर आप मिडिल सीट खाली कराएंगे तो उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो जितने भी एयरलाइंस थी उन्होंने कम्प्लीटली इस चीज़ को डिनाई कर दिया है कि वो अपनी मिडिल सीट वैकेंट रखेंगी। लेट्स सी आर्टिकल नंबर 3, RBI मूव्स SDF टू मैनेज एक्स्ट्रा लिक्विडिटी। अब जैसा कि हम सभी को पता है अभी RBI ने 2 ट्रिलियन जो रुपीज़ है वो सेंट्रल बैंक्स की भी
लैंडिंग बढ़ा दी है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी भी लैंडिंग 60% तक बढ़ा दी, लैंडिंग मतलब बोरोइंग लिमिट बढ़ा दी है। और हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR सबको रिवाइज किया था। तो अब RBI को ये लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट कोई बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज या रिलीफ पैकेज लेकर आती है तो मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो बहुत एक्सेस हो जाएगी, और एक्सेस लिक्विडिटी से क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस ड्यूरेशन में जब सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है और इन्फ्लेशन बढ़ना इज़ वन ऑफ द वेरी निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडियन इकोनॉमी। इसीलिए जो RBI है वो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के साथ आ रहा है। हालांकि अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया, RBI इज़ थिंकिंग ऑन इट, मीन्स थिंकिंग ऑन इट कि SDF को लेकर आया जाए, जिससे कि जो एक्स्ट्रा मनी या एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मार्केट में हो रही है, जो आएगी गवर्नमेंट के रिलीफ पैकेज के अनाउंसमेंट के बाद, उसको ईजिली एब्जॉर्ब किया जा सके। क्यों? क्योंकि RBI को भी समझ में आ गया है कि बैंक्स आर अनलाइकली टू गिव लोन इन दिस रिस्की इन्वायरमेंट। बैंक्स जो हैं, चाहे वो रिवर्स रेपो रेट RBI कितना भी घटा ले, बैंक्स आर अनलाइकली टू गिव द ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन इन दिस रिस्की इन्वायरमेंट। तो क्या होगा, जब गवर्नमेंट का पैकेज भी आएगा, बैंक्स के पास भी लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी, तो हो सकता है कि मार्केट में जो एक्सेस लिक्विडिटी हो जाए, पब्लिक के हाथ में एक्सेस मनी चला जाए, और एक्सेस मनी जाएगा पब्लिक के हाथ में मनी मतलब डिमांड, और सडनली डिमांड बूस्ट करेगी, और एकदम से डिमांड बूस्ट करेगी, और इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से जो इंडस्ट्री है वो उसकी सप्लाई को मेट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ सकता है। और इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट ऑफ द RBI का पूरा मैंडेट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने का, ठीक है। इसी वजह से RBI SDF को लेकर आ रहे हैं। SDF मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ क्या है, बाकी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि व्हाट इज़ SDF। SDF इज़ बेसिकली द deposit facilities given to commercial banks by RBI कमर्शियल बैंक्स को डिपॉजिट फैसिलिटी देता है, जिसके तहत RBI को कोई भी कोलेट्रल कमर्शियल बैंक्स को नहीं देना होता है उनसे लोन लेने के लिए। कमर्शियल बैंक्स अपना एक्सेस मनी RBI में पार्क कर सकते हैं, और RBI उसके बदले कमर्शियल बैंक्स को कोई भी कोलेट्रल नहीं देगा। कोलेट्रल जो जनरली RBI देता है कमर्शियल बैंक को रिवर्स रेपो रेट में, वो क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जब भी RBI कमर्शियल बैंक से लोन लेता है तो उसके बदले में कोलेट्रल के फॉर्म में कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं, ठीक है। बट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपना एक्सेस मनी RBI में पार्क करते हैं, और RBI उसके बदले में कोई भी कोलेट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को नहीं देगा, जिससे कि क्या होता है, जो लिक्विडिटी होती है उसको जल्दी एब्जॉर्ब करने में RBI को हेल्प मिलती है। कि सडनली लिक्विडिटी बढ़ गई तो RBI तुरंत स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के साथ आ जाता है। Now see the article number 4. Malls, eateries press reset button amid कोविड क्राइसिस। मॉल्स भी अब इस चीज़ में, जो हमारे मॉल्स हैं, जो हमारे जो बेसिक रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी अब इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि कोविड-19 के ड्यूरेशन में अगर आफ्टर 3rd में जब मॉल्स ओपन होंगे या उनको ओपन होने की परमिशन मिलेगी, तो दे विल टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स विल increasingly look at the restricted business hours, single shift and contactless shopping and dining as they प्लॉट अ रोड मैप टू रिकवरी वंस द नेशन वाइड लॉकडाउन इज लिफ्टेड। 3 मई के बाद जब लॉकडाउन लिफ्टेड होगा तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ हो सकता है मॉल्स को ओपन कर दिया जाए। उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, बिजनेस आवर रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे, सिंगल शिफ्ट कर दी जाएगी, कॉन्टैक्ट लेस शॉपिंग होगी या डाइनिंग होगी, जिससे कि जो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो मिनिमाइज कर दिया जाए। लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल और लिमिटेड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स विल बी अलाउ, और क्यूइंग फैसिलिटी अलाउ करी जाएगी। इन सब रिस्ट्रिक्शंस के साथ मॉल्स एंड मल्टीप्लेक्सेस आर प्लानिंग देयर ओपनिंग। कैसे वो अपनी ओपन करेंगे, क्या क्या वो स्ट्रैटेजी डिवाइस करेंगे और कैसे वो रश को मैनेज करेंगे, बाई फॉलोइंग द ऑर्डर्स गिवन बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर, बेसिकली हम देख लेते हैं इसका डिटेल क्या है, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पर नज़र डाल लेते हैं। रिटेल एंड रेस्टोरेंट डायनामिक्स में बिजनेस जनरेटेड 5 ट्रिलियन ऑर्गेनाइज रिटेल है, 4 ट्रिलियन हमारे रेस्टोरेंट का बिजनेस है। पीपल एम्प्लॉयड 6 मिलियन, ऑर्गेनाइज रिटेल में 6 मिलियन एम्प्लॉय हैं और रेस्टोरेंट में 7 मिलियंस। इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ड्यू टू कोविड-19 नील, रिवेन्यू बिल्कुल इनका नील रहा है क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी या एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इन सब का जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं इनका जो रिवेन्यू वो बिल्कुल नील रहा है। और एक्सपेक्ट कब करा जा रहा है रिकवरी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे आने वाले 1 साल में रिकवरी हो पाएगी,
ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 क्या है? एयर इंडिया सेल्स में बी डिलेड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एयर इंडिया सेल होने वाली थी और बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन हुआ क्या है, एविएशन इंडस्ट्री बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर गई है, जिसकी वजह से जो कंपनीज़ का वैल्यूएशन है वो बहुत कम हो गया। कल भी हमें डिस्कस कर रहे थे कि पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री जो है, कंपनीज़ हैं, ऑयल रिफाइनरीज, उनका भी वैल्यूएशन बहुत कम हो गया है। ठीक है, और ये एविएशन इंडस्ट्री के साथ भी हुआ है कि बहुत सारी, इवन तो बहुत सारी एविएशन कंपनीज हैं वो बैंकरप्सी के लिए फाइल करने जा रही हैं। तो एयर इंडिया का जो सेल था वो अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। द सेल ऑफ एयर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलेड फॉर अ सेकेंड टाइम विद द सेंटर प्लानिंग टू एक्सटेंड द लास्ट डेट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अप्रैल 30 टू येट टू बी अनाउंस। जो अप्रैल 30 लास्ट डेट थी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई को डालने की, उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। दिस कम्स इवन पोटेंशियल बिडर्स आर हैविंग सेकेंड थॉट अबाउट एयरलाइंस टेकिंग इनटू अकाउंट्स द चेंज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट का ये डिसीजन इसलिए भी आया है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो हो सकता है जो बिडर्स हैं, जो बिड करने वाले थे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जो बिडर्स बिड लगाते हैं, कोटेशन लगाते हैं कि हम ये पर्टिकुलर एसेट इतने रुपए में खरीदेंगे, इतना अमाउंट में खरीदेंगे। तो ये जो एक्सटेंड किया गया है डेडलाइन को, ये भी इसलिए भी एक्सटेंड किया गया गवर्नमेंट ने, जो बिडर्स थे, पोटेंशियल बिडर्स थे, जो बिड लगाते एयर इंडिया को खरीदने के लिए, वो भी एक बार अपने आप को सेकेंड थॉट दे लें कि क्या वो स्टिल दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द एयर इंडिया, बिकॉज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ हाईली अनसर्टेन। एंड अभी जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर की इंडस्ट्री नहीं दिख रही है। बिडर्स हु आर कम्युनिकेटिंग विद द इंडियन गवर्नमेंट से बैंकरप्सी अनाउंस बाय सेवरल एयरलाइंस ग्लोबली ड्यू टू द ट्रैवल बैन हैज़ हिट्स द इन्वेस्टर सेंटिमेंट। अब ट्रैवल बैन है तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी पता है कि एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली नहीं है, तो उनका खुद का भी इन्वेस्टमेंट बहुत हिट हुआ है। जैसे बहुत सारी एयरलाइंस जो हैं वो बैंकरप्सी के पहुँच कगार तक आ गई हैं। एयरलाइंस आर नाउ फाइलिंग फॉर द बैंकरप्सी ऑन अ डेली बेसिस एंड द न्यू कॉर्पोरेट मंत्रा इज टू कंजर्व कैश। अब ये सोच रही थी एविएशन इंडस्ट्री की किसी तरह से कैश को बचाया जाए और बैंकरप्सी के लिए फाइल किया जाए। इन दिस बैकग्राउंड द सेल ऑफ एयर इंडिया लुक्स डिफिकल्ट। जो पोटेंशियल बिडर हैं उन बहुत सारे उनसे बिजनेस स्टैंडर्ड ने बात करी तो उन्होंने कहा कि ऐसे इन्वायरमेंट में तो बहुत कम चांसेस हैं कि कोई बिडर बिड लगाए भी, और अगर बिड लगाते भी तो बहुत अच्छी बिड लगाए, गवर्नमेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले इस बिडिंग में, इसके बहुत कम चांसेस हैं। तो देखते हैं कि अब ये कब तक होता है एयर इंडिया का एक्चुअल सेल। अगर हम एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो ये हम देख सकते हैं कि जो यील्ड है कितना डाउन हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा यील्ड 85.7% तक यील्ड डाउन हुआ है जितनी एविएशन इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑटोमोबाइल में जो 88% गया था कॉमर्शियल व्हीकल्स में, और 51% गया था पैसेंजर व्हीकल में, और एविएशन इंडस्ट्री 85.7 तक हायर गया है और मिनिमम जो है वो 24.2 तक गया। स्पाइस जेट आप देख रहे हैं इसको भी कितना लॉस हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली -60%। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एयर इंडिया का जो सेल है उसको पोस्टपोन किया गया। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 6, ICMR कमीशंस प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल। ICMR आप सबको पता है ICMR क्या है, मैंने एक बार उसमें भी पूछा भी था और आपने बहुत लोगों ने रिस्पॉन्स भी दिया। तो ICMR क्या है, इज एपेक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल्स। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, ICMR ने जो क्लिनिकल ट्रायल है प्लाज्मा थेरेपी, आप सबने हो सकता है सुना भी हो, प्लाज्मा थेरेपी इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द बोलते हैं क्योर और वन ऑफ द मेडिसिन और वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो उसके लिए जो ICMR है वो उसने ट्रायल के लिए परमिशन दे दी। इंडिया में किसी भी मेडिकल रिसर्च के लिए पहले ICMR से परमिशन लेनी पड़ती है, तो ICMR ने मेडिकल ट्रायल के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी है उसका ट्रायल के लिए परमिशन दे दी है। वन सच ट्रायल स्पॉन्सर्ड बाय ICMR इज सेट टू बिगिन ऑन 20 पेशेंट्स इन अहमदाबाद। इसका स्टार्टिंग जो है वो 20 पेशेंट जो है अहमदाबाद में वहाँ से 20 पेशेंट पर होगी। द प्लान इज़ टू हैव 20 to 25 सच ट्रायल अक्रॉस द इंडिया, और 20 से 25 ट्रायल करने की जो प्लानिंग है ICMR की, जिसके बाद अगर रिजल्ट्स फेवरेबल रहे तो वो प्लाज्मा थेरेपी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगी ऑल कोविड-19 पेशेंट्स। करंटली देयर इज़ नो अप्रूव्ड ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। अभी तक ही इंडिया में ऐसा कोई ट्रीटमेंट ICMR ने कोविड-19 के लिए अप्रूव्ड नहीं किया है। हालांकि बहुत सारे जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं दे आर ट्राइंग टू मेक द ड्रग और वैक्सीन, बट अभी तक ICMR के द्वारा किसी का भी अप्रूवल नहीं हुआ। द डिजीज़ इज़ बीइंग मैनेज विद द सप्लीमेंट ऑक्सीजन एंड मैकेनिकल वेंटिलेटर्स अपार्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफर्ड ऑन केस टू केस बेसिस डिपेंडिंग ऑन
ऑन द कोमॉर्बिडिटीज़। ठीक है, क्या है कि जो भी पेशेंट्स कोविड-19 के हैं उनको हम ऑक्सीजन सप्लीमेंट वेंटिलेटर्स पे रख रहे हैं, और केस टू केस उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट या जो मेडिसिन है जैसे कि अपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये जो एंटी मलेरिया ड्रग्स हैं वो दे करके उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करी जा रही। बट अभी भी कोई क्लियर कट ट्रीटमेंट ICMR ने अप्रूव नहीं किया और ना ही अवेलेबल है। और पेशेंट का ट्रीटमेंट कोमॉर्बिडिटीज़ पर भी डिपेंड करता है। कोमॉर्बिडिटीज़ क्या होती हैं? बेसिकली ऐसा पेशेंट जिनमें कोविड-19 के अलावा और भी सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर, किडनी की प्रॉब्लम, कैंसर, लंग्स डिजीज़, इन सबको ध्यान में रखते हुए पेशेंट्स का डिफरेंट पेशेंट्स का डिफरेंट तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है। दिस लैक अ क्लियर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ वॉट इज़ मेकिंग द डिजीज़ ट्रीटेड अक्रॉस द ग्लोब। अब चूँकि कोई क्लियर ट्रीटमेंट है नहीं, हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दे रहा है, पेशेंट के कोमॉर्बिडिटीज़ के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दे रहा है, इसीलिए थोड़े से जो डेथ रेट है वो भी ज़्यादा है। अगर कोई क्लियर कट ट्रीटमेंट हो, किसी ICMR ने अप्रूव कर दिया, तो हो सकता है कि जो रिकवरी रेट है वो ज़्यादा हो जाए इंडिया में। सेवरल ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज आर बीइंग टेस्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ प्रोटीन कॉल इंटरफेरॉन अल्फा 2b दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द वायरल लोड। बहुत सारे वर्ल्ड में इस समय रिसर्च चल रहे हैं। जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं या जो हमारी लेबोरेटरीज़ हैं वो सब इस समय रिसर्च कर रही हैं ड्रग्स बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, या ऐसी कोई थेरेपी ला करके जो कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में इफेक्टिव हो। ठीक है, तो ICMR जो कंट्री की एपेक्स हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी प्लाज्मा थेरेपी को अप्रूवल दे दिया। ये आप प्रोटीन का नाम याद रखेंगे, इंटरफेरॉन अल्फा 2b। हो सकता है आपसे कभी कभी UPSC जैसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ये टर्म आपने किस कंटेक्स में सुना, तो ये टर्म्स जो है वो अभी कोविड-19 के कंटेक्स में सुना है। इस प्रोटीन का भी यूज़ किया जा रहा है इन ऑर्डर टू डेवलप द ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है छोटा सा, व्हाट इज़ प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? दिस इज़ अ प्रोसीजर अंडर विच द प्लाज्मा ऑफ द पेशेंट हु हैज़ ऑलरेडी रिकवर्ड, ऐसे पेशेंट जो रिकवर्ड कर चुके हैं कोविड-19 से, उनका प्लाज्मा जो है वो डिफ्यूज़ किया जाता है क्रिटिकली इल पेशेंट में, ताकि उनके अंदर वो एंटीबॉडीज़ जा सकें जो कि कोविड-19 से हेल्प करने में इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है। जब भी कोई भी एंटीजन बॉडी में एंट्री करता है तो बॉडी उसको फ़ौरन बॉडी ट्रीट करती है और तुरंत उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करके उसको ख़त्म करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। तो हर एंटीजन के अकॉर्डिंग बॉडी रिकॉग्नाइज करके, एंटीजन इज़ अ प्रोटीन जिसके अकॉर्डिंग बॉडी उसी के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी डेवलप करती है। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? ऐसा कहा जाता है कि जो पेशेंट रिकवर्ड हो चुके हैं कोविड-19 से, उनके अंदर हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो चुकी है अगेंस्ट कोविड-19, मतलब उनके अंदर वो ऐसे एंटीबॉडीज़ हैं जो कि कोविड-19 से लड़ चुके हैं और पेशेंट जिसकी वजह से क्योर हो चुका है। तो अगर हम उनकी एंटीबॉडीज़ निकाल करके ऐसे पेशेंट्स में जो क्रिटिकली इल हैं, जिनकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी डेवलप नहीं कर पा रही, लाइक डायबिटिक पेशेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स या कैंसर पेशेंट्स, तो अगर हम उनमें इन्फ्यूज़ कर दें तो उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इट इज़ द बेसिकली द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द प्लाज्मा फ्रॉम वन पेशेंट्स टू अनदर. The idea is to transfer the immunity from a healthy person to a sick one so that the latter's body develop एंटीबॉडीज़ टू फाइट द डिजीज़। ठीक है, अब हमने एक रिकवर्ड पेशेंट की एंटीबॉडी निकाल करके एक क्रिटिकली इल पेशेंट में डाल दी तो उसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा कोविड-19 से लड़ने के लिए। इसी लाइन में एक और कुछ कंपनीज़ हैं, यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन और कुछ प्राइवेट लेबोरेटरीज़ हैं, दे आर कमिंग अप विद सर्टेन नोवल ट्रीटमेंट। उन्होंने ये कहा है कि उनके पास एक ऐसा नोवल ट्रीटमेंट है इंडिया के लिए जिसमें प्लाज्मा थेरेपी को आयन थेरेपी से कंबाइन किया जा सकता है, और वो जो थेरेपी होगी वो 48 आवर्स में कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करेगी। एज़ पर देम उन्होंने ये जो टेक्निक है, जो ट्रीटमेंट है, ये चाइना और जर्मनी में सक्सेसफुली यूज़ किया है, जिसकी वजह से चाइना और जर्मनी में कोविड-19 के पेशेंट्स को कम करने में बहुत हेल्प मिली है, उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिली है। और ये 10 टाइम इफ़ेक्टिव है प्लाज्मा थेरेपी से, 10 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसके लिए भी परमिशन मांगी गई है ICMR से कि अगर आप हमें प्लाज्मा थेरेपी को आयन थेरेपी के साथ यूज़ करने के लिए इंडिया के पेशेंट्स पर परमिशन दें। देखते हैं क्या होता है, अगर ICMR परमिशन देता है तो ये भी आपको एक नई थेरेपी देखने को मिलेगी। नाउ आर्टिकल नंबर 7, हेल्थ मिनिस्ट्री कॉल्स फॉर बैन ऑन anti-TB ड्रग। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस समय जो भी जितनी भी इसेंशियल ड्रग्स हैं उनके जो एक्सपोर्ट पर गवर्नमेंट बहुत टाइट है, हेल्थ मिनिस्ट्री हो चाहे वो एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री हो, बहुत टाइट है इन सब चीज़ों पर कि
ऐसी दवाइयों का या ऐसी मेडिसिन्स का या ऐसे ड्रग का एक्सपोर्ट ना किया जाए जो कि इसेंशियल है और जिसकी इंडिया के खुद के मार्केट में शॉर्टेज हो जाए। तो उसी में इंडिया, अगर आपको पता हो तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बोलते हैं टीबी रिजर्वॉयर्स, यहाँ पर टीबी के सबसे ज़्यादा पेशेंट होते इंडिया में ही है वर्ल्ड में, ठीक है। तो उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जब भी जितनी भी एंटी टीबी ड्रग्स हैं उनका अभी एक्सपोर्ट नहीं करेगा इंडिया, एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट पर सप्लाई कम ना हो। क्यों ऐसा किया कि जो बहुत सारी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं अभी वो इस समय हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को प्रोड्यूस करने में लगी हैं, या उनका जो इंप्लाइनमेंट है वो कोविड-19 की ड्रग्स के प्रोडक्शन की तरफ या उसके R&D की तरफ ज़्यादा है। कुछ ही कंपनीज ऐसी हैं जो इस समय एंटी टीबी ड्रग को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इसीलिए हो सकता है, इसके चांसेस हैं कि इंडिया में फिर इस जो एंटी टीबी ड्रग्स है, टीबी ड्रग है, उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया गवर्नमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री ने और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इसके एक्सपोर्ट पर बैन करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में टीबी जो एंटी टीबी ड्रग्स हैं उसकी सप्लाई मेंटेन रहे। और अगर हम देखें तो कि कितनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनका शेयर कितना कितना डाउन हुआ है, कितना कितना बढ़ा है, ये इस चीज़ का डेटा है, ठीक है। आज की न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? ICMR कमीशन प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा प्लस आयन थेरेपी या प्रोटीन जो हमने बोली इंटरफेरॉन, उस सब के बारे में पूछा जाए तो कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता, तो उसको थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लेंगे। वोकैबुलरी ऑफ द डे क्या है? टर्मोइल। टर्मोइल जो आपने पढ़ा था मार्केट के सेंस में, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो क्लैश हुए हैं उसके मार्केट सेंस में पता है टर्मोइल। टर्मोइल का मीनिंग होता है खलबली या उथल पुथल। इसके सिनोनिम्स होते हैं पैनिक, टर्मोइल, द मॉर्टल क्वाइन, बैबल, क्लैटर एंड स्टैम्पीड। एमिड्स क्या होता है? एमिड्स इज अ प्रपोजिशन, इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है वो एमिड, इसका मीनिंग क्या होता है? के बीच, बिटवीन, ठीक है। दीज ऑल द रेफरेंसेस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट।